है। आखिरकार फैसला आखिर में जनता को ही करना है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, आपकी तरफ रुख करूंगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया और वो जिस तरह से छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने यह साफ कर दिया है कि 2024 को लेकर जो एजेंडा बीजेपी बनाने जा रही है वो है भ्रष्टाचार। बीजेपी भ्रष्टाचार के पिच पे खेलने वाली है और जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है, इसको लेकर बीजेपी एक मुहिम चलाएगी और देश में यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए, हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए, बिल्कुल भोपाल, आपको याद होगा, भोपाल में सभा हुई थी जहां बीजेपी के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मिले थे और 10 लाख बूथों पे उसका प्रसारण किया गया था। प्रधानमंत्री ने लोकसभा का एजेंडा अपनी तरफ से, यानी बीजेपी की जो लाइन थी, उसको तय कर दिया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और जाहिर सी बात है, इसे लेकर आपने दिल्ली में भी इससे पहले देखा, शराब घोटाला हो या जो भी इससे बाकी राज्यों में भी जो भी घोटाला हो, उसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। तो ये भी तय है। कल भी बीजेपी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री भी दो राज्यों का प्रधानमंत्री भी कल उत्तर प्रदेश में थे, आज वो और छत्तीसगढ़ में थे, आज वो तेलंगाना में होंगे और फिर राजस्थान में होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक एजेंडा सेट है। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपोजिशन यूनिटी जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें हैं जो हमला करने में बीजेपी के लिए अच्छा साबित होता है, उनके लिए बेहतर एक तरह से दिखता है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन पर कोई ना कोई केस है, इसलिए इन पे आरोप लगाओ। और परिवारवाद का भी आरोप है। जहां रही अजित पवार की बात, परिवारवाद का आरोप ये भी लगा कि शरद पवार के भतीजे हैं, उनको तो भाजपा ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी परिवारवाद की दो थ्योरी लेकर आई है, एक लायक परिवारवाद, एक नालायक परिवारवाद। तो जो बेहतर दिखता है उनको, जिसको अपने साथ वो लाते हैं, उसको वो कहते हैं लायक है। इन्होंने अपने मेहनत से अपनी जगह बनाई है, जैसे कि अजीत पवार। सर, एनसीपी को लेकर 3 बार बैठक हो चुकी थी बीजेपी में और सब कुछ तय था कि उन्हें बीजेपी के साथ आना है, लेकिन लास्ट में शरद पवार पीछे हट गया और उसी का खामियाजा ये हुआ कि आपने देखा महाराष्ट्र में पूरा का पूरा एनसीपी में एक तरह से टूट हो गया और अब वो सरकार का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव के पहले विपक्षी दल जो अपना मोमेंटम बना रहे थे, उसको तोड़ना बीजेपी का प्रथम उद्देश्य था। उसमें बीजेपी सफल हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे सक्सेसफुल मॉडल था अपोजिशन एकता का, जो कि शिंदे और बीजेपी की सरकार को लगातार उपचुनाव में कड़ी टक्कर दे रही थी और बीजेपी और शिंदे ग्रुप को नुकसान हो रहा था चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। ये जो परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से एक मराठा चेहरा जो कि बीजेपी के पास नहीं था और शिंदे उस लायक साबित नहीं हुए थे जो जिस तरह का भरोसा बीजेपी ने किया था वोटों को खींचने के लिए, मराठा वोट बैंक के लिए। अजित पवार एक बड़ा चेहरा उनको अब बीजेपी को लगा कि वो है, लिहाजा अब वो गठबंधन में है। इसी तरह से तमाम दूसरे राज्यों में भी गठबंधन होगा। बीजेपी अपने गठबंधन को भी बड़ा दिखाएगी, साथ ही जो विपक्षी एकता है उस पर उसमें जो टूट हो रही है वो आगे भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। आगे बहुत सारे पार्टियों में तोड़फोड़ होगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, राज्यों में अभी जहां चुनाव है वहां तोड़फोड़ होगा और लोकसभा चुनाव के पहले भी कई सारे परिवर्तन दूसरे राज्यों में मिलने को देखने को मिलेगा। बीजेपी इसके लिए तैयार है, बीजेपी तैयारी कर चुकी है। दूसरे पार्टी के लोगों को इंडक्ट करना है, जिससे कि अपोजिशन एकता का जो एक इसमें तो कोई दो राय नहीं कुमार की बीजेपी जो है चुनावी तैयारियों में हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है। उसकी तैयारियां जब दूसरे विपक्षी दल सोचना शुरू करते हैं, उससे ठीक 1 साल पहले बीजेपी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी होती है।